हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं यूनिट 3 फाइकोलॉजी और आज का हमारा टॉपिक है क्लोरेला। तो क्लोरेला एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। एक सेल होता है इसके पास और ग्रीन एल्गी होता है, क्लोरोफाइसी फैमिली से बिलोंग करता है, क्लोरोफाइटा डिवीज़न से। ये रहा देखो, ये क्लोरोला, बहुत सारे क्लोरोला हैं और क्लोरोला एक जीनस है और उसकी स्पीशीज़ होगी। तो देखो यूनिसेलुलर हैं, ये एक सेल के होते हैं और ग्रीन एल्गा हैं, ये क्लोरोफाइसी क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हमें देखना है। तो देखो, जैसे हम जब फ्रिज्ड क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम उसमें 11 क्लासेस पढ़ते हैं एल्गी की। तो क्लोरोफाइसी क्लास से बिलोंग करता है क्लोरेला। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहा जाता है और इसी से बिलोंग करता है, इसी का मेंबर है। और वो यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल्ड होता है, ग्रीन एल्गा होता है, जो कि डिवीज़न क्लोरोफाइटा या फिर क्लास क्लोरोफाइसी से बिलोंग करता है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि क्लोरोला एक क्या है, जीनस है, यूनिसेलुलर, स्फेरिकल। देखो एक सेल का होता है ये, ठीक है, तो यूनिसेलुलर हो गया। अब इसका शेप स्फेरिकल होता है, थोड़ा सा ओवल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल होता है, ग्रीन एल्गा होता है। इनके पास फ्लैजेला नहीं होता है, ये नॉन मोटाइल होते हैं, क्लोरोफाइटा से बिलोंग करते हैं। पहली बार एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो मार्टिनस विलेम विजर्निक थे, इन्होंने ही बताया था इसके बारे में 1890 में। ठीक है, तो सिंपल क्या है, क्लोरोला ग्रीन एल्गी है, यूनिसेलुलर है, नॉन मोटाइल है। ओके, अब इसकी क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिक पोजीशन की बात करें तो डोमेन यूकैरियोटा है, किंगडम प्लांटी, डिवीजन क्लोरोफाइटा, क्लास है ट्रीबॉक्सीफाइसी, ऑर्डर क्लोरेल्स, फैमिली क्लोरेलेसी और जीनस हो गया क्लोरेला। ठीक है, जीनस क्लोरेला। अब इस कॉमन स्पीशीज क्लोरेला वल्गैरिस हो गई, क्लोरेला पाइरिनियोडोसा, सोरोकिनिया, कोरोला एलिप्सियोडी, ये सब कुछ कॉमन स्पीशीज हैं क्लोरेला जीनस की। अब नेक्स्ट बात करते हैं हैबिटाट और डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। तो देखो ये वर्ल्ड वाइड है, बहुत जगह पे पाए जाते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर लैक्स में, मरीन वाटर में भी, ब्रैकिश वाटर में, मतलब हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन वाले पानी में भी पाए जाते हैं, मीडियम में भी और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। लेक्स भी फ्रेश वाटर में आ गया, रिवर्स, वेट सॉयल्स, डिचेस मतलब वो जो कह सकते हैं कि खेत का जो पानी होता है उसके अगल बगल का, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। ये आर्टिफिशियल जो कल्चर सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे इनको ग्रो किया जाता है, तो वहाँ भी पाए जाते हैं। कुछ स्पीशीज़ जो है क्लोरेला की, वो एक बहुत ही वाइड रेंज का एनवायरमेंटल कंडीशन में वो रह सकती हैं। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा रेंज में रह सकती हैं, मिनिमम टेम्परेचर और एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे भी ये रह सकती हैं, और न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन पे भी। ठीक है, कि मतलब न्यूट्रिएंट वहाँ पे कम है तभी भी वो सर्वाइव कर जाएंगी और ज़्यादा है तभी भी रह जाएंगी, बढ़िया बात है। तो ये कुछ स्पीशीज़ में होता है। अब ये क्या है ना, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशंस भी दिखाती हैं कि सिम्बियोसिस में भी रहती हैं। कौन कौन सा है, कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। तो ये देखो, क्लोरेला इन पैरामीशियम बर्सेरिया, पैरामीशियम में क्लोरेला रह रही है। तो ये जू क्लोरेला है, ये पैरामीशियम दिख रही है बॉडी, उसके अंदर देखो क्लोरेला रह रही है। अब यहाँ पे म्यूचुअलिज्म होता है, सिम्बियोसिस किस तरह का है, म्यूचुअलिज्म है, फ़ायदा हो रहा है। दोनों को क्या फ़ायदा हो रहा है, तो देखो क्लोरेला रह रही है इसके अंदर पैरामीशियम की बॉडी में, तो उसको मिल जाती है प्रोटेक्शन, CO2 मिल जाता है, नाइट्रोजनस वेस्टेज और मिनरल्स, ये सारी चीज़ें इसको मिल जाती हैं। और पैरामीशियम को क्या फ़ायदा होता है, तो क्लोरेला एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, तो फोटोसिंथेसिस कर देती है, ऑक्सीजन बना के दे देती है, तो इसका भी काम चल जाता है, इसको भी, दोनों लोग का फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो ये म्यूचुअलिज्म हो गया। अब दूसरा देखो, क्लोरेला, ये क्लोरेला की सेल है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। सिंगल सेल्ड होती है, पहले ये याद रखो। और फिर देखते हैं क्लोरेला जो है वो क्या है, हाइड्रा में रह रही है, हाइड्रा विर्सिडिसिमा इसकी स्पीशीज में रह रही है। तो देखो क्लोरेला जो है वो रहती है हाइड्रा के एंडोडर्मस सेल्स में, एंडोडर्मस सेल्स में रहती है, और यहाँ पे भी म्यूचुअलिज्म होता है। तो क्लोरेला को वही फ़ायदा है कि जिसके अंदर रह रही है तो इसको शेल्टर मिल जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स मिल जाती हैं, और हाइड्रा को वही फ़ायदा है कि ये फोटोसिंथेसिस कर देती है, ऑक्सीजन इसको मिल जाता है। और नेक्स्ट जैसे देखो स्पॉन्जिस में भी ये रहती है, फ़ायदा वही है। ठीक है, दोनों का फ़ायदा वही है। तो स्पॉन्जेस के जो स्पॉन्ज सेल्स होती हैं उसमें क्लोरेला रहती है। फ्रेश वाटर फ्लैट वॉर्म्स जो होते हैं उनमें भी रहती है ये। ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स में भी। और क्लोरेला लाइकन के साथ, फंगाई के साथ भी सिम्बियोसिस शो करती है,
ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही बात है, क्लोरेला को बेनिफिट शेल्टर वगैरह मिनरल्स वगैरह मिल जाते हैं, और जिसके अंदर वो रहती है होस्ट सेल को फोटोसिंथेसिस से शुगर मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है। तो सिम्बियोसिस में मतलब ये शो करती है। तो क्लोरेला जो है, जू क्लोरेला इसको कहेंगे, तो ये म्यूचुअलिज्म शो करती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के साथ। ये फोटोसिंथेसिस करती है तो खाना दे देती है, शुगर दे देती है, ऑक्सीजन दे देती है, और होस्ट जो होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है, CO2 प्रोवाइड कर देता है, और न्यूट्रिएंट्स दे देता है। ठीक है। ये देखो एक सेल है, ये क्लोरेला तो यूनिसेलुलर होती है। तो यूनिसेलर में देखो सेल वॉल है इसके पास, क्लोरोप्लास्ट भी होगी, वो करना है इसको, फोटोसिंथेसिस करनी है, तो कप शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पैरानाइड होती है, स्टार्च और प्रोटीन का स्टोरेज होता है, वहाँ पे सिंथेसिस करता है। एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो ये हैबिटाट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की इसकी, कि क्या कैसे दिखता है, क्या 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 होता है। तो यहाँ पे देख लो, दो सेल्स की स्ट्रक्चर है, ये है यहाँ पे देखो। तो देखो ये क्लोरेला एक यूनिसेलुलर होता है ऑर्गेनिज्म, ग्रीन एल्गी। तो इसके पास सबसे पहले तो सेलुलोज होती है। ठीक है, सॉरी क्या कहते हैं, सेल वॉल होती है, सेलुलोज बना हुआ है, उस भरा हुआ है, सेलुलोज की बनी हुई है। उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो लिविंग पार्ट होता है साइटोप्लाज्म वाला, उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट में देखो क्या क्या चीज़ें हैं, साइटोप्लाज्म होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है कप शेप का, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनॉइड होता है, ठीक है, और पायरेनॉइड में स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, उससे सराउंडेड है। एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है, स्टार्च के ग्रेन्स होते हैं, और न्यूक्लियोलस है ये। ठीक है। तो क्लोरेला का जो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यूनिसेलुलर होता है, और स्फेरिकल होता है, गोल जैसा होगा। साइज है ना इसका 2 से 10 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है कप शेप का, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनॉइड मौजूद होता है। रिजर्व फूड मटेरियल क्लोरेला का स्टार्च होता है, और पायरेनॉइड में स्टोर रहता है। रिप्रोडक्शन होता है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे किसी। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके अलावा इसके पास ना बहुत सारे वो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, जैसे यहाँ पे भी देख लो, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखाया गया है, ER वगैरह भी होता है इसके पास। ठीक है। यूकैरियोटा से बिलोंग करता है ये, तो इसके पास यूकैरियोटिक वाले भी ऑर्गेनेलीज होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस वाले ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक। तो देखो ये लाइट माइक्रोग्राफ का दिया गया है, क्लोरेला की कॉलोनीज दिख रही हैं, और कॉलोनी के अंदर देखो एक सेल है। ठीक है। तो ये हो गया। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मोर्फोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं सेल स्ट्रक्चर, वो डायग्राम है, आप बना लीजिएगा, सिंपल सा है, यूनिसेलुलर जो यूकैरियोटिक में होता है। तो इसका सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो यूनिसेलुलर होता है और माइक्रोस्कोपिक होता है। यूजुअली स्फेरिकल होता है, ओवल भी हो सकता है। डायमीटर है सेल की वो 2 से 10 माइक्रोमीटर की होती है। नॉन मोटाइल होता है, फ्लैजिला नहीं था ना, तो नॉन मोटाइल होता है। और एक रिजिड सेल वॉल होती है। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल के पास होता है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और स्पोरोपोलिन होता है, मतलब स्पोरोपोलिन जैसा ही रेसिस्टेंट पॉलीमर होता है। इसकी वजह से देखो ये बहुत ही हाई एनवायरमेंटल स्ट्रेस में भी रह सकते हैं, जैसे हैबिटाट में हमने देखा ना कि ये बहुत ही एक्सट्रीम वाले कंडीशंस में भी रहते हैं। उसका कारण क्या है कि स्पोरोपोलिन लाइक रेसिस्टेंट पॉलीमर इसके सेल वॉल में पाई जाती है। स्पोरोपोलिन कितना रेजिस्टेंट होता है, पोलन ग्रेन्स में वो पाया जाता है एक्साइन में, तो वो कितना डोरमेंट मतलब स्टेज बहुत टाइम तक रह सकता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसके पास भी पाया जाता है, उसके जैसा पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद प्रोटोप्लास्ट की बात करते हैं, मतलब सेल वॉल हो गया, सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन हो गई, और उसके नीचे जो भी लिविंग हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या होता है, तो देखो न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है और सेंटर में लोकेटेड होता है। क्लोरोप्लास्ट एक क्लोरोप्लास्ट होता है, कप शेप का होगा, या फिर पैराइटल क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होगा इसके पास। पायरेनॉइड की बात करें तो वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, और यहाँ पे स्टार्च सिंथेसिस और स्टोरेज होता है पायरेनॉइड में। ठीक है। उसके बाद वैक्यूल, तो स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और ऑस्मोटिक बैलेंस ये बना के रखता है सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि रेस्पिरेशन करवाते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजी हो गई। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो क्लोरेला के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल्स जैसे कि ल्यूटीन, वायलोजेंथिन और नियोजेंथिन पाया जाता है। अब इन पिगमेंट्स का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म की, मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से अपना भोजन लेते हैं, वो देखेंगे हम। तो क्लोरेला क्या है? क्लोरेला प्राइमरली फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है, लाइट को यूज़ करके अपना फोटोसिंथेसिस करता है, अपना ग्लूकोज बनवाता है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है इसकी ग्रोथ की? तो सन चाहिए, आई मीन सनलाइट चाहिए, या फिर आर्टिफिशियल लाइट मतलब लाइट चाहिए इसको। CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, वाटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ट्रेस एलिमेंट्स ग्रोथ वगैरह के लिए, ये सब चीज़ें इसको चाहिए होती हैं। अब बात करते हैं कि ग्रोथ किस तरीके से शो करता है। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक ग्रोथ शो करता है, मतलब कि नेचुरल कंडीशन में नॉर्मल सब कुछ चल रहा है तो क्लोरेला फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, और नॉर्मल जो रिएक्शन चलती है ये वाली, वो चलेगी और ग्लूकोज बन जाएगा। इसके अलावा जो ये है हेटेरोट्रॉपिक ग्रोथ भी शो करता है, मतलब कि कुछ स्पीशीज़ है ना वो डार्क में भी यूज, मतलब डार्कनेस को भी यूज़ करके ग्रो कर सकती हैं। अगर लाइट नहीं जा रही है उनके पास तभी भी वो ग्रो कर सकती हैं, किसकी मदद से? ग्लूकोज, एसिटेट और ऑर्गेनिक कार्बन सोर्सेज को यूज़ करके भी ये ग्रो कर सकती हैं। तो फोटोट्रॉपिक हो गई, लाइट को यूज़ करके ये खाना बना ली। कुछ स्पीशीज़ डार्कनेस में भी ये ग्रो कर सकती हैं। उसके अलावा कुछ होती हैं मिक्सोट्रॉपिक ग्रोथ भी शो करती हैं क्लोरेला की स्पीशीज़, जैसे कि ये क्या करती हैं, ये लगातार लाइट एनर्जी को यूज़ करेंगी और ऑर्गेनिक कार्बन को भी यूज़ करेंगी। इसकी वजह से जो बायोमास होता है सेल का वो बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। तो ये हो गया इसका ग्रोथ का, कि कौन कौन से तरीक़ों से ये अपना खाना लेता है और ग्रोथ करता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक नॉर्मल सा डायग्राम है। लाइट एनर्जी, वाटर, CO2 ये सारी चीज़ें इसको चाहिए होती हैं, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। ओवरऑल जो ये चलता है प्रोसेस, CO2, CH2O और ग्लूकोज बन गया और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस हुई तो खाना बना, अब जो एक्स्ट्रा खाना मतलब कह सकते हैं कि स्टोर कर लिया जाता है, बाद में काम आएगा। तो वो किस फॉर्म में स्टोर करता है क्लोरेला? तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, मेनली होता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। और ये स्टार्च जो होती है ना वो क्या होती है? एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, पायरेनॉइड, उसी के अंदर, उसी के सराउंडिंग में स्टोर रहती है। अब जैसे यहाँ पे डायग्राम में था ना, ये रहा, ये पैरेनॉइड है और ये देखो स्टार्च मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो ऐसे ही स्टोर रहता है। अब स्टार्च की फॉर्म में तो मेन है कि स्टोर रहेगा, इसके अलावा वो क्या हो सकता है? लिपिड्स मतलब ऑयल और प्रोटीन्स की फॉर्म में भी स्टोर हो सकता है। जैसे कि कुछ अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस थोड़ा इधर उधर हो गई, जैसे कि नाइट्रोजन स्टार्वेशन का कंडीशन अगर आ गया, तो ये ऑयल्स और इसके फॉर्म में, प्रोटीन्स के फॉर्म में भी फूड को स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, स्टोर करके रख सकता है। तो ये रिजर्व फूड मटेरियल हो गया। अब इसकी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट सुपर शॉर्ट में हमने देखा। तो देखो क्लोरेला को ग्रो करने के लिए क्या क्या कंडीशंस मतलब होनी चाहिए। तो फिजिकल फैक्टर्स की अगर बात करें तो टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम है इनका, बढ़िया से ग्रो करते हैं। pH 6 से 8 ऑलमोस्ट न्यूट्रल वाला जो है, और एडुक्वेट लाइट इंटेंसिटी भी चाहिए पर्याप्त मात्रा में, और कॉन्टिन्यूस एरेशन, हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। उसके अलावा न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों की ज़रूरत होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम हो गया, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, ये सारी चीज़ें इनको चाहिए होती हैं ग्रोथ करने के लिए। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। क्लोरेला में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो देखो क्लोरेला क्या है, एक ही सेल है, सिंगल सेल है, नॉन मोटाइल भी है, जो भी है इसके पास यही एक सेल है। तो क्लोरेला में रिप्रोडक्शन होता है ऑटोस्पोर्स के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे ऑटोस्पोर होता है, ऑटोस्पोर का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। अब ऑटोस्पोर्स क्या है? ऑटोस्पोर है, ये खुद ही अपना स्पोर बनाएगा। अब होता क्या है, जैसे देखो ये एक क्लोरेला की सेल है, सिंगल सेल हो गया। अब सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और जो भी ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं वो सब यहाँ पे मौजूद है। क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ER जो भी है सब मौजूद है। अब ये मौजूद है, तो जब इसको रिप्रोडक्शन करना होता है तो अब इसमें डिवीज़न शुरू होगा। ये प्रोटोप्लास्ट है, सेल वॉल के नीचे जो भी चीज़ मौजूद है वो प्रोटोप्लास्ट है। तो यहाँ पे डिवीज़न शुरू हो जाएगा। डिवीज़न शुरू होगा तो न्यूक्लियस डिवीज़न करेगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया। फिर हर न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का अपना क्या बन जाएगा, एक सेल वॉल बन जाएगी, सबका सब डॉटर सेल्स का सेल वॉल बन गई। तो यहाँ पे हमें डॉटर सेल्स मिल गई। ठीक है, अब क्या होता है कि डॉटर सेल बन जाती हैं तो ये पेरेंट सेल जो होती है वो रप्चर कर जाती है, रप्चर कर जाएगी ये पेरेंट सेल रप्चर कर गई
तो सारे जो सेल्स एक एक ऐसे ऐसे सेल्स बने थे वो क्या होती हैं, बाहर आ जाती हैं और ये ऑटोस्पोर्स बन गए। अब ये ऑटोस्पोर्स ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, ऑटोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो देखो, रिप्रोडक्शन इन क्लोरेला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोरेला जो है वो एसेक्सुअल मेथड के द्वारा ही रिप्रोडक्शन शो करती है। किसके द्वारा? ऑटोस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। अब जो ये प्रोसेस है ऑटोस्पोर बनाने का, उसको कहते हैं ऑटोस्पोरुलेशन। तो कैसे होता है ये देखो, यहाँ पे पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल है और पेरेंट सेल की ये सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, क्लोरोप्लास्ट हो गया, सॉरी क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे, पायरेनोइड कप शेप का क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर पायरेनोइड, ये न्यूक्लियस है सेंटर में, और साइटोप्लाज्म है। अब क्या होता है, पेरेंट सेल थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, खाना पीना अपना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, उसको खाए पिएगा और बड़ा होगा, साइज में ग्रो करेगा, तो पेरेंट सेल बड़ा होता है। अब ये जो बड़ा हो गया, अब क्या करेगा, इसको रिप्रोडक्शन करना है, तो यहाँ पे होगा डिवीजन। न्यूक्लियस अब क्या करेगी, डिवाइड करना शुरू करेगी रिपीटेडली। तो देखो यहाँ पे कितने सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं ना, न्यूक्लियस बन गए। अब क्या होता है, अब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा हर न्यूक्लियस के अराउंड, तो साइटोप्लाज्म का भी देखो डिवीजन हो रहा है और ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या होता है कि अब उन सब के आसपास ये न्यूक्लियस हो गया और इसके ये सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर गई, ठीक है। तो अब इनके ऊपर बन जाएगी सबका सबका एक एक सेल वॉल बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे बन गई। और क्या है, 2 से लेके 16 तक, मतलब 2 3 4 5 6 से ऐसे करके 16 तक यहाँ पे डॉटर सेल्स बन जाएंगी। तो ये ऐसे दिख रहा है, ऐसा बन जाएगा। अब जो पेरेंट सेल है वो रप्चर कर जाएगा, तो देखो सारे ऑटोस्पोर्स जो हैं, डॉटर सेल्स जो हैं वो बाहर आ गई, तो ऑटोस्पोर्स बाहर आ गई, अब ये नया क्लोरेला बना देंगी। तो ऐसे होता है रिप्रोडक्शन क्लोरेला में ऑटोस्पोर्स के द्वारा। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है कि मैच्योर वेजिटेटिव जो सेल होती है, एक पेरेंट सेल, वो इनलार्ज होती है। न्यूक्लियस जो होता है वो माइटोटिकली माइटोसिस करेगा, डिवाइड करता रहेगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर साइटोप्लाज्म भी उनके अराउंड डिवाइड करेगा। 2 से लेके 16 तक या उससे ज़्यादा थोड़े ऑटोस्पोर्स बन जाएंगे। पेरेंट सेल वो रप्चर हो जाएगी, ऑटोस्पोर रिलीज हो जाएंगे। अब हर ऑटोस्पोर एक नया क्लोरेला सेल बना देगा। तो यहाँ पे रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है और हाइयर बायोमास का प्रोडक्शन होता है। वही चीज़, ये जो प्रोसेस है थोड़ा और डिटेल में लिख दिया गया है। तो देखो, सबसे पहले रिप्रोडक्शन वाला ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है उसका जो प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट मतलब जो लिविंग सेल है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, उसको वो, तो वहाँ पे क्या होता है, डिवीज़न शुरू होता है। वहाँ पे न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करेगा, ऐसे डिवाइड करेगा, डिवाइड करते करते 2 से लेके 16 तक की डॉटर प्रोटोप्लास्ट जो है वैसे बन जाएंगी। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके अराउंड साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, फिर हर डॉटर सेल्स का अपना सेल वॉल बन जाता है और अभी भी वो पेरेंट के सेल के अंदर ही इंक्लोज्ड है। और ये जो हर एक एक बन गई है ना, ये बिल्कुल अपने पेरेंट सेल की ही कॉपी लगती हैं, इसीलिए ऑटोस्पोर इसको कहते हैं। तो पेरेंट सेल की ही मिनिएचर कॉपी बन जाती है, ऑटोस्पोर कहते हैं। अब पेरेंट का सेल वॉल रप्चर कर जाएगा या फिर गिलेटिनाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑटोस्पोर्स बाहर निकल जाएंगी और वो ग्रो कर जाएंगी, ठीक है, ग्रो कर जाती हैं। एक चीज़ है यहाँ पे कि एब्सेंस ऑफ मोटिलिटी होती है यहाँ पे क्लोरेला में, रिप्रोडक्शन में, यहाँ पे किसी भी तरह का मोटाइल स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है। जितने भी डिवीज़न के प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉन मोटाइल होते हैं। फ्लैजेला यहाँ पे होती ही नहीं है, तो नॉन मोटाइल होता है। तो देखो यहाँ पे हो गया, ऐसे ऑटोस्पोर्स बाहर आ गए। अब हम इनका लाइफ साइकिल देखते हैं कि ये कैसे हुआ। अब इसके बाद मान लो आ गए ऑटोस्पोर्स बाहर, तो यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। तो देखो, क्लोरेला की जो लाइफ साइकिल है ना, उसमें 4 फेजेस होती हैं। ग्रोथ फेज होता है, अर्ली राइपनिंग फेज, पोस्ट राइपनिंग फेज और चौथा डिवीजन फेज। अब हम सबसे पहले ग्रोथ फेज की बात करते हैं। तो हमारे पास समझो कि ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया, इतना सब कुछ हुआ और हमारे पास यहाँ पे नए ऑटोस्पोर्स आ गए, ठीक है, नए मतलब अब वो बनाएंगे, नया क्लोरेला बनाएंगे। तो अब क्या होगा, सबसे पहले ग्रोथ फेज आती है। तो यहाँ पे क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ये उसका स्टेज है। तो ये जो यंग सेल है बाहर निकला, वो क्या करता है, उसको ग्रो करेगा। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना का मटेरियल जो भी है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है, स्टार्च ग्लूकोज बनती है, फिर वो स्टार्च के फॉर्म में होगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, सब खाना वाना सेल के अंदर, इसके अंदर स्टोर होता है। अब ये जो सेल है वो साइज़ में बड़ी होती है, अपना प्रोटीन्स बनाएगी, न्यूक्लिक एसिड बनाएगी, और जितने भी मतलब सेल के अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं सब बनेगा इस सेल के अंदर। अब यहाँ पे किसी तरह का कोई सेल डिवीज़न नहीं हो रहा है, अब सेल बस खुद का ग्रोथ कर रही है, साइज़ में बढ़ रही है, सारे अपने कंपोनेंट्स बना रही है, सारी जो प्रोटीन
प्रोटीन्स वगैरह हैं उसके सर्वाइवल के लिए सब बन रहा है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, सेल का इन्लार्जमेंट हो रहा है और रिजर्व फूड मटेरियल का इस सेल के अंदर एक्यूमुलेशन हो रहा है। ठीक है, ये वो सेल है जो नया ऑटोस्पोर्स बाहर आया है ना, वो कर रहा है। तो वो उसने क्या किया, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस किया, खाना खाया, खाना स्टोर किया, उसके बाद जितने भी सेल के अंदर प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब कुछ उसने बनाया। अब इस सेल के अंदर पूरा सब कुछ बन चुका है। उसके बाद आता है अर्ली राइपनिंग फेज। अब यहाँ पे जो सेल है अपने मैक्सिमम साइज पर पहुँच चुकी है। ठीक है, सेल अपने मैक्सिमम साइज पर पहुँच चुका है। इस सेल के अंदर जो भी चीज़ बनना था वो बन गया है। अब न्यूक्लियस क्या करता है, डिवीज़न की तैयारी शुरू करता है। तो डिवीज़न की तैयारी शुरू करने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई रहती है अर्ली राइपनिंग फेज में। अब जो सेल है वो क्या करता है, सफिशिएंट एनर्जी स्टोर करके रख लेता है आगे की डिविजन्स के लिए। अभी तो न्यूक्लियस से डिवाइड किया है, साइटोप्लाज्म में डिवाइड करेगा, फिर सेल वॉल बनेंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो अर्ली राइपनिंग फेज में क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीज़न के लिए प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है पोस्ट राइपनिंग फेज। अब पोस्ट राइपनिंग फेज में क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, बार बार अब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, 1 2 3 मतलब 2 4 6 8 सेल ऐसे ही न्यूक्लियस बनते जाएंगे। कई सारी डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो पेरेंट सेल के अंदर ही बन जाती हैं। ठीक है, कई सारी ऐसे डॉटर न्यूक्लियाई पेरेंट सेल के अंदर बन गई। फिर साइटोप्लाज्म भी क्या कर लेता है, हर न्यूक्लियस के अराउंड अरेंज होना शुरू कर देता है। ठीक है, ऐसे मतलब अरेंज होना शुरू कर देता है। अब क्या करेंगे, ये फ्यूचर ऑटोस्पोर्स बनेंगी। तो फ्यूचर ऑटोस्पोर्स क्या हो जाती है, मदर सेल के अंदर अब उनका बनना शुरू हो गया है। तो पोस्ट राइपनिंग फेज में क्या होता है, यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई क्या हो जाती है, बन जाती है और ऑटोस्पोर फॉर्मेशन का, डेवलपमेंट का यहाँ पे शुरुआत हो जाता है। अब आता है डिवीज़न फेज। तो अब तक क्या हुआ है, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन गए हैं और उनके सराउंडिंग में क्या हो गई है, साइटोप्लाज्म भी इकट्ठा हो गई है। तो अब साइटोप्लाज्म भी क्या कर लेती है, डिवीज़न फेज में डिवाइड कर लेती है हर डॉटर न्यूक्लियस के साथ साथ, और डिस्टिंक्ट ऑटोस्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, ऑटोस्पोर्स बन जाते हैं। अब पेरेंट सेल वॉल रप्चर कर जाती है, ऑटोस्पोर्स एनवायरनमेंट में रिलीज कर जाते हैं। तो डिवीज़न फेज में क्या होता है, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है, वो रिलीज हो जाते हैं और उनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे फिफ्थ स्टेप की अगर बात करें तो रिलीज ऑटोस्पोर सब क्या करेंगी, नए क्लोरेला सेल्स बनाएंगी, फिर से वही स्टेप चलेगी, फिर से वो फोटोसिंथेसिस करेगी, फिर से सारे कंपोनेंट्स बनाएगी, प्रोटीन्स बनेगा, साइज में बड़ी होगी, साइज में बड़ी हो जाएगी, ग्रोथ फेज हो गया। फिर राइपनिंग, प्री राइपनिंग फेज आएगी, वहाँ पे न्यूक्लियर डिवीज़न के लिए तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। पोस्ट राइपनिंग फेज में बहुत सारे न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगी, साइटोप्लाज्म भी उनके सराउंडिंग में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। फिर ग्रोथ फेज में डिवीज़न हो जाएगा, डिवीज़न फेज में डिवीजन हो जाएगा, ऑटोस्पोर्स बन जाएंगी। यही साइकिल क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। तो ये लाइफ साइकिल है किसकी, क्लोरेला की। तो ये शॉर्ट में है, यहाँ पे देखो डायग्राम में देख ले, डायग्राम के साथ भी समझ लेते हैं लाइफ साइकिल। तो देखो सबसे पहले कौन से फेज आती है, ग्रोथ फेज आती है। अब ग्रोथ फेज में देखो ये सेल है, यंग सेल बनती है, यहाँ पे सेल साइज में ग्रो करती है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड है वो सेल के अंदर स्टोर होता है और नया सेल डिवीजन बन जाता है। देखो इसने सेल के अंदर सब कुछ जो बनाना था वो बना चुकी है, सेल के अंदर हर एक कंपोनेंट मौजूद है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है अर्ली राइपनिंग फेज आती है। तो अर्ली राइपनिंग फेज में सेल अपने मैक्सिमम वहाँ पे मौजूद होती है, मैक्सिमम साइज ये अटेन कर लेती है और यहाँ पे न्यूक्लियस डिवीजन के लिए तैयारी शुरू कर देता है। डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है और जितना भी एनर्जी चाहिए, फूड मटेरियल चाहिए डिवीजन के लिए, सब यहाँ पे स्टोर रहता है। उसके बाद पोस्ट राइपनिंग फेज में क्या होती है, न्यूक्लियस अब डिवाइड करता है। अब बार बार डिवाइड करता जाएगा तो देखो कई सारे न्यूक्लियस बन गए, डॉटर न्यूक्लियाई बन गई। साइटोप्लाज्म भी क्या कर लेता है, अब इकट्ठा होने लगता है, जो डॉटर न्यूक्लियाई बनी है उनके अराउंड इकट्ठा होना शुरू कर देता है। तो ऑटोस्पोर सब बनना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद क्या आती है, डिवीजन फेज आता है। तो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाती है, 2 से लेकर 16 तक के ऑटोस्पोर्स बन जाते हैं। पेरेंट सेल रप्चर कर जाएगी और ऑटोस्पोर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो रिलीज हो जाते हैं ऑटोस्पोर। अब ऑटोस्पोर क्या है, ये वाले ग्रो करेंगे, अब फिर से यही साइकिल अब चलती रहेगी। तो ये हो गया क्या, लाइफ साइकिल ऑफ क्लोरेला। तो यही चीज़ ना यहाँ पे बस शॉर्ट में लिखी गई है कि एक यंग सेल होती है, वो ग्रोथ फेज में जाती है, फिर अर्ली राइपनिंग फेज में जाती है, पोस्ट राइपनिंग फेज में जाती है, और यहाँ पे क्या क्या होता है हम ये देख चुके। डिवीजन फेज होता है, फिर ऑटोस्पोर्स बन जाती हैं, पेरेंट सेल रप्चर हो जाती है, ऑटोस्पोर रिलीज हो जाएंगे, नए क्लोरेला सेल बन जाएंगे, फिर से यही साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, ठीक है, ये सब इसका रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल हो गया। अब बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन की।
देखो जो क्लोरेला है ना, ये इसको सुपर फूड कहा जाता है। इसका न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत ज़्यादा, इसके पास प्रोटीन कंटेंट मतलब ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, ठीक है, जो भी लोग खाते हैं। तो ये देखो इसके पास ना प्रोटीन जो होता है क्लोरेला में, इसको सुपर फूड कहा जाता है, ये याद रखना। क्यों कहा जाता है, इसके पास देखो कितना खतरनाक खतरनाक चीज़ है सब। तो मेजर कंपोनेंट में देखो प्रोटीन इसके पास 45 से 60% तक प्रोटीन होता है यूनिसेलुलर क्लोरेला में। 15 से 20% तक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड 10 से 20%, डाइटरी फाइबर, क्लोरोफिल, ये सारी चीज़ें इसके पास पाई जाती हैं। हम न्यूट्रिशनल कंटेंट की बात कर रहे हैं। विटामिन में देखो तो विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, सब कुछ पाया जाता है इसके अंदर। मिनरल्स की बात करें तो आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, पोटेशियम, जिंक, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ना, ये सब इसके पास जाते हैं और इसीलिए ये बढ़िया प्रोटीन सोर्स होता है। तो ये आ सकता है एग्जाम में कि क्यों इसको सुपर फूड किसको कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, तो ये सब लिख सकते हैं कि हाँ इसलिए कहा जाता है, क्लोरेला को कहा जाता है, इसका न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत ही बढ़िया है, सब कुछ यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस की। तो बात करते हैं इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की, कि हमारे एनवायरनमेंट में ये अपना कैसा रोल प्ले करते हैं, क्या करते हैं। तो देखो एनवायरनमेंट में ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, सोलर एनर्जी को ये बायोमास में कन्वर्ट करते हैं। और जो एक्वेटिक फूड चेन है, एक्वेटिक फूड चेन होती है ना, फूड चेन्स एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, तो वहाँ पे ये बेस बनाते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं तो बेस बनाएंगे, खाना बनाएंगे, बायोमास का प्रोडक्शन करेंगे। इसके अलावा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, कार्बन का यूज़ करेंगे, CO2 फिक्सेशन करते हैं ये, और ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन प्रोडक्शन, अब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरीके से ये अपना इकोलॉजिकली रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस इनकी, हमारे लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है, हम कैसे इनका यूज़ करते हैं, लेते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। देखो ये सुपर फूड है ही, और इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, टैबलेट्स, कैप्सूल और पाउडर्स के फॉर्म में इसको खाते हैं। और रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है ये, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इसके पास भरपूर मात्रा में है, तो वेजिटेरियंस और वेजन्स के बीच में ये प्रोटीन का अच्छा खासा सोर्स है। उसके अलावा क्या है, नेक्स्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो ये पोल्यूशन को कम करने में भी यूज़फुल है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करता है ये क्लोरेला जो है, वो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकालेगा वाटर से, जो वेस्ट वाटर है वहाँ से, हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करता है और वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद बायोफ्यूल प्रोडक्शन, तो ये क्या करता है, लिपिड बनाता है। बायोडीजल बनाना है तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। फास्ट ग्रोथ रेट होती है बनाने की इसकी, और इसीलिए एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का एक बहुत ही अच्छा ये सोर्स है, तरीका है। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का फिक्सेशन ये करता है, ठीक है। उसके बाद एक्वाकल्चर में भी इसको यूज़ किया जाता है, एक्वाकल्चर किया जाता है, फिश वगैरह का जो ग्रोथ किया जाता है, तो वहाँ पे इसको खाने के तौर पे क्लोरेला को खिलाया जाता है उनको। फिश हो गई, फिश की लार्वा, श्रिम्प, मोलस्क, इन क्लोरेला फीड किया जाता है इनको। फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी स्टडीज़ में भी इसका यूज़ होता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स का एक सोर्स है। रिसर्च ऑन बायो एक्टिव कंपाउंड्स, इनको यूज़ किया जाता है। पोटेंशियल एप्लीकेशन इन ड्रग डेवलपमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसका एडवांटेज और लिमिटेशन देख सकते हैं कि हमारे लिए क्या क्या, मतलब ये फ़ायदा क्या क्या नुकसान। तो एप्लीकेशन में तो हम इनका फ़ायदा देख ही चुके हैं, कितना फ़ायदेमंद है ये हमारे लिए, हम किस तरीके से इनका यूज़ लेते हैं। तो देखो इनका ग्रोथ रेट बहुत फास्ट है, तो इसको कल्चर करके हम जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पे है, जो भी बनाना चाहते हैं वो ले सकते हैं इनका यूज़। प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई होता है, फोटोसिंथेसिस बहुत इफिशिएंट करते हैं, कल्टीवेशन इनका इजी होता है, बायो रेमेडिएशन मतलब देखा ही, वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में इनका यूज़ किया जाता है, और एक पोटेंशियल रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है ये। लिमिटेशन की बात करें कि क्या क्या खतरा भी करते हैं कुछ कॉज, या फिर क्या इनकी कमी है। तो देखो थिक वॉल सेल वॉल होती है इसकी, और सेल वॉल में देखा हमने कि स्पोरोपोलेनिन जैसा इसका पॉलीमर होता है इसके पास, तो डाइजेस्टिबिलिटी को ये घटाता है। तो जिसको खाते हैं इनको, तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये सेल वॉल इतनी खतरनाक है तो वो डाइजेस्ट नहीं होती है, तो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। लार्ज स्केल कल्टीवेशन एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, और कंटामिनेशन रिस्क होता है। अब ओपन पॉन्ड्स में इसको अगर ग्रो करें, या फिर जहाँ पे ये ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ पे कंटामिनेशन करेंगे, पोल्यूशन कॉज करेंगे, और हार्वेस्टिंग और ड्राइंग कॉस्ट भी इसके हाई होते हैं, ठीक है। मतलब कि कुल मिला के बहुत ही महंगा है इसका कल्टीवेशन। तो ये हो गया क्लोरेला का टॉपिक।